हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो में। आज का ये टॉपिक हमारे टीचिंग एग्ज़ाम KVS DSSB और बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है RPWD एक्ट के अंतर्गत हमारे जो दिव्यांग जन भाई लोग हैं उनको शिक्षा के क्या अवसर दिए गए हैं, उनकी शिक्षा के लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं हम क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं अपने दृष्टि दिव्यांग या अन्य दिव्यांगजनों के लिए, और जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर टीचिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ये पूछा जाता है कि RPWD के अंतर्गत जो दिव्यांग लोग हैं उनकी शिक्षा का अधिकार किस अध्याय के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है हमारा। तो वो अध्याय है अध्याय नंबर 3। अध्याय 3 में दिव्यांगजनों के अधिकार संबंधी अवसर या जितने भी प्रावधान हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रावधान हैं, क्या क्या बातें कही गई हैं। तो पहला है 16 नंबर पर, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा सभी वित्त पोषित व मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं दिव्यांग बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करें और इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करेंगे। अब इसमें प्रावधान दिए गए हैं कि जो सरकार है और जो NGOs हैं और जियो हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो सब क्या क्या प्रावधान करेंगे, क्या क्या सुविधाएं देंगे हमारे दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए। पहला है नंबर 1, उन्हें बिना किसी भेदभाव के या विभेद के प्रवेश देना और अन्य व्यक्तियों के समान खेल और आमोद प्रमोद गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना। पहला पॉइंट है इसमें कि जो भी दिव्यांग हैं उन्हें सामान्य लोगों की भांति ही बिना किसी भेदभाव के उनका एडमिशन किया जाएगा, उन्हें प्रवेश की सुविधा दी जाएगी और जितनी भी कार्यक्रम या फिर स्कूल में जितनी भी गतिविधियां हैं या जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, ओकेजन्स हैं, सब में उनको समान अवसर की सहभागिता प्रदान की जाएगी। ठीक है, दूसरा प्रावधान, भवन परिसर और विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच बनाना। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि जो दिव्यांगजन हैं उनकी आवश्यकताओं को मद्देनज़र रखते हुए आवश्यकताओं के अनुसार जो भी स्कूल का या भी जितना भी परिसर है स्कूल क्षेत्र में जो आता है उनमें अडेप्टेशन करेंगे, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को ऐड करेंगे जिनसे उनकी पहुँच प्रत्येक स्कूल के क्षेत्र तक हो सके। तीसरा पॉइंट, व्यक्तिगत अपेक्षाओं के अनुसार युक्त वास सुविधा प्रदान करना। जो भी आप सभी जानते हैं KVS CTET और अदर टीचिंग एग्ज़ाम में जिसने भी अच्छे से तैयारी की है, पेडागॉजी लर्न की है, तो उसको मालूम होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत ही मायने रखता है एजुकेशन में। तो प्रत्येक बालक अपने व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार अलग अलग है, तो उसकी क्षमता के अनुसार उसकी सुविधाओं को प्रदान किया जाएगा। यह प्रावधान 16 के नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, नंबर 4 क्या कहता है, ऐसे वातावरण में जो पूर्ण समावेशन के ध्येय के संगत शैक्षणिक और सामाजिक विकास को उच्चतम सीमा तक बढ़ाते हैं, व्यक्तिपरक या अन्यथा आवश्यकता सहायता प्रदान करते हैं। इन्होंने एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के साथ एक सुगम्य वातावरण बनाने की बात कही है जो समावेशिता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। समावेशिता मतलब कि जितने भी दिव्यांग हैं, 21 प्रकार की डिसेबिलिटी होती हैं 2016 के अनुसार, तो सभी को एक समावेशित विद्यालय में ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधाओं के अनुसार वातावरण को प्रदान करना है। नंबर 5 क्या कहता है, यह सुनिश्चित करना कि ऐसे व्यक्ति को जो अंधा मतलब इसमें लिखा है अंधा या बधिर यानी कि ब्लाइंड और हेयरिंग हैंडीकैप डेफ दोनों हैं, तो संसूचना को समुचित भाषाओं और रीतियों तथा साधनों में शिक्षा प्रदान करना। इसका मतलब यह है कि जो भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं और हेयरिंग इम्पेयर्ड जो बालक हैं उनको अलग अलग
मेथड्स के अनुसार उनको सुविधाएं प्रदान करना, उनको सूचनाएं प्रदान करना। जैसे कि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको ब्रेल के माध्यम से, और जो हमारे हेयरिंग हैंडीकैप्ड हैं उनको साइन लैंग्वेज के माध्यम से उन्हें शिक्षा प्रदान करना। 6 नंबर है बालकों में विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताओं, मतलब कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का शीघ्रतम पता लगाना और उन पर काबू पाने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना। जितने भी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बालक हैं उनको जल्दी से जल्दी उनका चिन्हांकन करना और रेमेडियल टीचिंग उनको प्रदान करना। यह नंबर 5 में कहा गया है। नंबर 6 में नंबर 7 कहता है प्रत्येक दिव्यांग छात्र के संबंध में शिक्षा के प्राप्ति स्तरों और पूर्णता के रूप में उसकी भागीदारी प्रगति को मॉनिटर करना। इसके अनुसार कहा गया है कि जो दिव्यांग बालक हैं उनको दिन प्रतिदिन के अनुसार जो भी उनकी प्रगति हो रही है, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं और उनकी भागीदारी को दिन प्रतिदिन मॉनिटर करना कि उनकी भागीदारी कितनी हम कार्यक्रमों में या गतिविधियों में सुनिश्चित कर पा रहे हैं, उनका ब्यौरा इकट्ठा करना, उनका मॉनिटर करना। नंबर 8 क्या कहता है दिव्यांग बालकों और उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग बालकों के परिचर के लिए भी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना। मतलब जो दिव्यांग बालक है उनको घर से लेकर विद्यालय तक की जो आवागमन की सुविधा है, यातायात की सुविधा प्रदान करना, और इसका ध्येय यही है कि जो दिव्यांग बालक हैं उनको स्कूल तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 7 क्या कहता है 17 इसमें समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी धारा 16 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे। इसमें बताया गया है, जो ऊपर हम लोगों ने 16 नंबर में देखा है कि आर्टिकल 16 में देखा है कि जितने भी प्रावधान दिए गए हैं कि यह चीज़ें NGOs को और GOs को करना ज़रूरी है, तो उनको सरकार और जो NGO हैं उनको कैसे लागू करेंगी, उनको कैसे सुनिश्चित करेंगी, उनके लिए उपाय दिए गए हैं। जल्दी से इनको देख लेते हैं। दिव्यांग बालकों की पहचान करने के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं को अभिनिश्चित करने और उस परिमाण में जो संबंध है जहाँ तक उन्हें वह पूरा कर लिया गया है। स्कूल जाने वाले बालकों के लिए हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना। मतलब कि जो भी उन्होंने सुविधाएं प्रदान की हैं उनको हर 5 वर्ष में उनका सर्वेक्षण करना कि कितनी सुविधा सुनिश्चित हो पाई है दिव्यांगजनों के पहुँच में। ठीक है, परंतु पहला सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर होगा। मतलब जब से यह 2016 लागू हुआ है RPWD एक्ट, तो उसके 2 साल के बाद से इसका सर्वेक्षण होगा कि प्रारंभिक 2 वर्ष में होगा कि कितनी सुविधा जो सफल रूप से सुनिश्चित हो पाई है, फिर उसके ही अनुसार आगे सुविधा प्रदान की जाएगी और तब 5 वर्ष के अंतराल में उनका सर्वेक्षण होगा। नंबर ख पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना। जितने भी विद्यालय हैं, विशेष विद्यालय और समावेशी विद्यालय, सभी का सुनिश्चित रूप से स्थापन। नंबर ग शिक्षकों को, जिसके अंतर्गत दिव्यांग अध्यापक भी हैं, जो सांकेतिक भाषा और ब्रेल में अर्हित, और ऐसे शिक्षकों को भी जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग बालकों के अध्यापन में प्रशिक्षित और नियोजित करना। मतलब कि जितने भी दिव्यांगताएं हैं, चाहे वो दृष्टि दिव्यांगता हो या बधिर दिव्यांगता हो या बौद्धिक दिव्यांगता, अन्य सभी दिव्यांगताओं में विशेष शिक्षकों द्वारा विशेष शिक्षा का प्रबंधन करना। नंबर घ स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सम्मिलित शिक्षा में सहायता करने के लिए वृत्तिकों और कर्मचारी वृंद को प्रशिक्षित करना। मतलब कि स्कूल में जो भी स्टाफ काम करेगा उनको दिव्यांगजनों की सहायता के लिए प्रेरित करना और उनको प्रशिक्षित करना कि प्रत्येक दिव्यांगता के संदर्भ में उनकी सहायता किस प्रकार से की जा सकती है। अंगा नंबर स्कूली शिक्षा में या स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थाओं की सहायता के लिए संसाधन केंद्रों को पर्याप्त संख्या में सुनिश्चित करना। मतलब कि जितने भी संस्थाएं हैं, स्कूली संस्थाएं, उनमें एक संसाधन केंद्र या संसाधन कक्ष बनाया जाए जिससे
जो भी दिव्यांगता वाले बालक हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधन उपलब्ध किए जा सके, जैसे TLM हो गया या अन्य शिक्षण सामग्री। 6 नंबर, वाक शक्ति संप्रेषण या भाषा दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के दैनिक संप्रेषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी की स्वयं की वाक शक्ति के उपयोग की अनुपूर्ति के लिए संप्रेषण ब्रेल और सांकेतिक भाषा के साधनों। सुनिश्चित रूप से इसका अर्थ समझा जा सकता है कि जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, दिव्यांगता वाले लोग हैं, उनके संप्रेषण के लिए उनकी सुविधा के अनुसार संप्रेषण मेथड का तरीक़ों का प्रयोग करना, जैसे कि जो हियरिंग हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज का उपयोग और जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए ब्रेल का उपयोग। 6 नंबर, संदर्भित दिव्यांग छात्रों को 18 वर्ष तक की आयु तक पुस्तकें, अन्य विद्या सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ और निःशुल्क उपलब्ध कराना। मतलब कि 6 से 18 वर्ष तक जितने भी दिव्यांग बालक हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा प्रदान करना, मतलब कि जितने भी सामग्री उनको शिक्षा हेतु चाहिए सभी मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराना। 6 नंबर, संदर्भित दिव्यांग छात्रों के समुचित मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान करना और जो भी दिव्यांग हैं उनके अनुसार उन्हें छात्रवृत्ति यानी कि छात्रवृत्ति प्रदान करना। ठीक है। सॉरी। नंबर 6, अध्याय नंबर 6 में भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो हम लोगों को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है 31 का 1 में कहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी 6 वर्ष से 18 वर्ष तक का संदर्भित प्रत्येक दिव्यांग बालक का निकटवर्ती विद्यालय या उसकी पसंद के किसी विशेष विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, जो कि यह है कि RPWD के अंतर्गत दिव्यांग लोगों को फ्री शिक्षा कितने वर्ष तक का प्रावधान किया गया है। वो इसका आंसर है निःशुल्क शिक्षा होगी 6 वर्ष से 18 वर्ष तक दिव्यांगों के लिए। आपको याद होगा जो ये 2009 में RTE आया था, उसमें जो सामान्य बालक हैं उनके लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा है, और दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए RPWD एक्ट ने उसे 6 वर्ष से 18 वर्ष तक कर दिया था। ठीक है। नंबर 2, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संदर्भित प्रत्येक दिव्यांग बालक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक समुचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा पहुंच जाए। मतलब कि जो अभी हमने पूर्व में बात की है, फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मिलेगी सभी को, एजुकेशन मिलेगी और समुचित वातावरण में समावेशी वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए। 32 नंबर में नंबर 1, उच्च शिक्षा की सभी सरकारी संस्थाएं और सरकार से सहायता प्राप्त कर रही अन्य शिक्षा संस्थाएं संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए कम से कम 5% स्थानों को आरक्षित करेंगी। मतलब कि जितने भी सहायता कर रहे हैं सरकार, जो स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स में तो मुख्य रूप से सभी 5% जितने भी सीटें वहां पर उपलब्ध हैं उनकी 5% सीटें दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित की जाएंगी। नंबर 2, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक शिथिलता दी जाएगी। मतलब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा दिव्यांगजनों के लिए। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हमारे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जिसमें से कुछ पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि किस एक्ट के अंतर्गत, मतलब कि RPW एक्ट के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष तक मुफ्त में दिया गया है दिव्यांग बालकों को, तो 6 वर्ष से 18 सबसे इम्पोर्टेंट। और दूसरा यह है कि RPWD एक्ट में किस अध्याय में दिव्यांगजनों की शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, तो आपको याद होगा अध्याय नंबर 3 में। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे वीडियो चैनल से, जिससे आपको अच्छी जानकारियाँ टीचिंग एग्ज़ाम के लिए समय पर मिल सकें। धन्यवाद।